नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोडस्टार एकेडमी में। हमारा आज का करंट कैप्सूल 4 सितंबर 2020 का लेके आपके साथ आया हूँ। तो आज के कुछ करंट क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहले कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे। सरकार ने प्रश्नकाल को छोड़ने का फैसला किया। चलो देखते हैं क्या है ये। 2009 के बाद से संसदीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रश्नकाल में अक्सर कई विपक्ष प्रायोजित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यह पता चला कि लोकसभा और राज्यसभा 2016 और 2019 में एक सत्र को छोड़कर किसी भी सत्र में मौखिक प्रश्नों और उत्तरों के लिए आवंटित समय का 90% उपयोग नहीं कर सके, इसलिए प्रश्नकाल को छोड़ने का फैसला लिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जोड़ा गया। असम, सबसे पहले तो ये बता दूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। तो असम सरकार ने अतिरिक्त क्षेत्रों को मंजूरी दी है जो बेहतर वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। नए परिवर्धन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 914 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कितना हो गया है और दूसरा इसमें कितना हेक्टेयर जोड़ा गया। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मणिपुर को तमेंगलांग ऑरेंज के लिए जीआई टैग मिलने के आसार हैं। अभी मिला नहीं है लेकिन मिल सकता है। अभी देखते हैं। मणिपुरी काले चावल, जिसे स्थानीय रूप से चाचाओ के रूप में जाना जाता है, इसको भौगोलिक संकेत टैग, ठीक है, जीआई टैग मिलने के बाद मणिपुर मंदारिम समूह की एक प्रजाति तमेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग प्राप्त कर सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुफ्त कृषि बिजली आपूर्ति के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मुफ्त में कृषि बिजली की आपूर्ति की संशोधित नीति को मंजूरी दी है। यह नीति किसानों को मुफ्त में उनकी फसलों के लिए बिजली की आपूर्ति जारी रखने में सक्षम करेगी। नए मनरेगा कार्डों की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, तो जो नए मनरेगा जो कार्ड हैं उनकी जो है उच्च वृद्धि को दर्ज किया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान 83 लाख से अधिक नए परिवारों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल से 3 सितंबर के बीच यह संख्या पिछले 7 वर्षों के वार्षिक उछाल से भी अधिक है। ये अभी कोरोना काल चल रहा है ना, उसमें ये इस कारण से इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। सीआरपीएफ ने उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया? सीआरपीएफ ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो उन स्मार्टफोनों को प्रतिबंधित करता है जो उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में डेटा स्टोर और रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह नया दिशा निर्देश जवानों और नागरिक कर्मचारियों दोनों के लिए लागू होगा। अप्रैल से अगस्त में लक्ष्य से अधिक 3181 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2771 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था, लेकिन निर्माण कितना हुआ है? 3181, मतलब लक्ष्य से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने पबजी गेम सहित कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका ऑप्शन होगा ए 120, बी 135, सी 145 और डी 118। आंसर है डी 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के लास्ट में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल गेम्स पर बैन लगाने का फैसला किया। देखो यहाँ से जो है दो से तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो कि आपसे अलग अलग महीनों में पूछ सकते हैं कि जून के लास्ट में कितने पे लगाया, जुलाई के लास्ट में, है ना, या अगस्त के लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बनने के आसार कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने का वो है कि कौन सी धारा या किस मंत्रालय के द्वारा कौन सी धारा के तहत इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। तो आपको याद रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 40, बी 60, सी 80 और डी 20। आपका आंसर है ऑप्शन बी 60%। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ान के लिए मंजूरी प्रदान करती है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। तो जो भारत के अंदर होने वाली उड़ानें हैं, है ना, मतलब जैसे दिल्ली से मुंबई या भारत के अंदर जितने भी जो उड़ानें हैं उन पे अभी 60% मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन भारत से बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उन पे अभी भी पाबंदी लगी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है? 80, 10, 25 और 30। आपका आंसर है ऑप्शन डी 30%। हिमाचल सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब तक मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। मतलब अब क्या होगा, अब सिर्फ मार्च में परीक्षा होंगी सीधे। हिमाचल ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। गैर शिक्षकों मतलब जो कर्मचारी होते हैं ना, जैसे बाबू है और प्यून हैं इस टाइप के, तो उनको भी स्कूल बुलाने का 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो देखो, इसको सीधे से भी पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 58। तो आंसर है ऑप्शन सी 48। इसके पहले हमारा भारत 52वें नंबर पे था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। पहली बार हुआ ये। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। भारत 2015 में 81वें स्थान पे था, 16 में 66वें पे आ गया, 17 में 60, 18 में 57 और 19 में 52वें स्थान पे था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्ज़रलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बनाए रखी है। मतलब पिछले बार भी स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे था, स्वीडन दूसरे नंबर पे और अमेरिका तीसरे नंबर पे था, जहां ब्रिटेन का चौथा, नीदरलैंड का 5वां, डेनमार्क 6वां, फिनलैंड 7वां, सिंगापुर 8वां और जर्मनी 9वें स्थान पे था। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पे रहा। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, डी कन्नड़। आंसर है ऑप्शन ए उर्दू।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों को ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा? ऑप्शन ए 500 परियोजनाएं, ऑप्शन बी 100 परियोजनाएं, ऑप्शन सी 200 परियोजनाएं और ऑप्शन डी 300 परियोजनाएं। आंसर है ऑप्शन ए 500 परियोजनाएं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख मतलब 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा कोयला के क्षेत्र में? तो यहाँ आंसर 500 है, 500 परियोजनाओं पे करेगा। कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भूमि विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी फिनलैंड। तो आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय एवं भूकंपनीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 1,580 करोड़ रुपए, 3,580 करोड़ रुपए, 2,580 करोड़ रुपए और 2,990 करोड़ रुपए। आंसर है ऑप्शन सी 2,580 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लॉनर्स एंड ट्रूबो LNT के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम मतलब AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसकी क्षमता 111.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है, मतलब 7.5 लाख रुपए का एक ऐसा सोलर ट्री विकसित किया है जहाँ पे 11.5 किलोवाट पावर उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर है ऑप्शन ए चाइना। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वह ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा एक तो आपको मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मिसाइल का नाम क्या है? DF-21, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 2200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे MCQ हुए हैं। कल फिर मिलेंगे कल का करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।